देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। आज आप उस दृश्य को देखेंगे जो इतिहास के पन्ने में खो गए हैं। उस दृश्य को आज हमारा पत्रकार नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया के चीफ एडिटर अशोक कुमार, देशभक्त आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का व्याख्या करेंगे जो अनोखा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे अधिकार दिया गया है बिहार लाइव सिटी। चूँकि मेरा अखबार चलता था दावनी का दर, हमारे रिपोर्टर रह चुके हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने आग्रह किया कि आज की रिपोर्टिंग आप करेंगे। इसके लिए मैं आज मुजफ्फरपुर की उस धरती पर खड़ा हूँ जहाँ देश के नहीं विदेश के भी प्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, फिल्म स्टार, बात करें फिल्म स्टार की तो शम्मी कपूर साहब भी यहाँ आ चुके हैं। बात करें राजनेता की तो हमारे भूतपूर्व चंद्रशेखर सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, एक दिन के लिए ही रहे लेकिन वह आ चुके हैं। बात करें हम और राजनेता के तो राज्यपाल महोदय कोविंद साहब भी यहाँ आ चुके हैं जो हमारे आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। जी हाँ, मैं जानना चाहूँगा अंदर जा कर के कि क्या कुछ इनकी कृति मिली है। चूँकि जहाँ तक जानकारी है, इतिहास साक्ष्य है कि पशु और मानव में कोई विभेद इनके यहाँ नहीं थी। कुत्ते, बिल्लियाँ और गायें, न जाने कितनी गायें की समाधि इन्होंने दी। आइए चलते हैं उस दृश्य को देखने के लिए इनके आवास के अंदर क्या कुछ है। आइए हम चल रहे हैं उनके आवास पर और आवास के सामने जो हम दृश्य आपको दिखलाना चाह रहे हैं, गाय जिसको गौ माता के रूप में जानते थे, हम भी पूछते हैं, लेकिन शायद जितनी सेवा इन्होंने की है वो शायद हमसे भी नहीं हो पा रहा होगा, या होता भी होगा तो बिरले होता होगा। ये उनके चारा की व्यवस्था, खाना की व्यवस्था इन्होंने की थी जो हमारे सामने आज साक्ष्य के रूप में है। इनको हम तहे दिल से नमन करते हैं। आइए मैं चलता हूँ उन महापुरुष के यहाँ जहाँ उनका समाधि बना हुआ है। मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करते हुए हम कैमरामैन से चाहेंगे कि हमारे साथ आप यहाँ आवे। पहले तो इन्हें सत सत प्रणाम हमारे बिहार के धरती और मुजफ्फरपुर के लिए। इन्होंने कुछ कविता पंक्तियाँ लिखी हैं, चूँकि ये कविकार भी थे। मेरे पथ में ना विराम रहा, कुछ दूर और करता मैं आठों याम रहा, मेरे पथ में ना विराम रहा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री इससे संदेश देना चाहते हैं समाज और देश को। अगली पंक्ति इनकी है, किसने बांसुरी बजाई। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई, किसने बांसुरी बजाई। आचार्य जी हाँ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री एक प्रसिद्ध कविकार, गीतकार भी थे। उनकी एक तीसरी पंक्ति इनको देखना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। रेत पर जो लिख रहा मैं, रेत पर जो लिख रहा मैं, धार उसकी मेट देगी, फिर किनारे पर खड़ी दुनिया, कहो तो क्या कहेगी। आप इन पंक्ति से ही ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से प्रसिद्ध कवि हमारे देश में, खास करके मुजफ्फरपुर की धरती पर विराजमान थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। इनकी स्मृति से ही मैं इनको पुनः नमन करता हूँ। ये देख लीजिए, ये पीछे वाली मैं चलता हूँ अब उस समाधि स्थल पर जहाँ इन्होंने अपने पिता की समाधि स्थल बनाई थी। और जानकारी में हमें है कि ये अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनके लिए इनको समाधि बनाई इन्होंने, उनके लिए। आप मैं चल रहा हूँ उनके पिताजी के समाधि स्थल पर, जिनको ये बहुत प्यार करते थे, और इसी को लेकर के इन्होंने समाधि का जो निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं। कैमरामैन आप जूता की चिंता ना करें, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, आप आ जाएं। मैं इन्हें भी नमन करता हूं उस सपूत को जन्म देने के लिए जो विश्व प्रख्यात रहे हैं। आपको भी नमन है। मैं चलता हूं अब वैसे स्थल पर। ये उनका इनकी कुछ कृतियाँ, कुछ फोटोग्राफ्स है जिसके लिए हमें आग्रह किया गया है कि इसका भी दर्शन कर लिया जाए, दर्शकों को इससे भी रूबरू कराया जाए ताकि कुछ विशेष जानकारी
इनके समझ में मिल सके। मैं यहाँ से आने के बाद फिर जो इनकी कृति रही है, कुत्ते बिल्लियाँ गायों के प्रति जो प्रेम रहा है, उसके बारे में उन्होंने समाधि दिया है। जहाँ मनुष्य की कद्र आज नहीं, वहाँ आज इनकी सोच जो विकसित है, उसे सीख लेने की हमें ज़रूरत है। हम उनके निवास स्थान पर जहाँ वो सोते थे, जहाँ विराजते थे, उनके कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। ये तस्वीर इनकी पत्नी की है। ये इनकी पत्नी का नाम छाया देवी था और छाया कहकर पुकारते थे। मैं कई बार यहाँ पर स्थान पर आया हूँ और यहाँ मक्के की रोटी हमारी ये माता श्री जो भोजन के रूप में प्रदान किया। और आचार्य वल्लभ शास्त्री जी इतने निर्दयी, इतने संवेदनशील व्यक्ति थे, हमको दूर से देख के पहचान गए कि तुम भूखे हो। और सनई के साग, हमको वो दिन भी याद है, सनई के साग और मक्की की रोटी। इन्होंने जो इनके यहाँ काम करते थे, जिनका 13 वर्ष उम्र था उस समय से, हाँ हूँ 12-13 वर्ष की उम्र से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हम अभी उनका लड़की का नहीं अभी है उनका। अभी इनके जो एक बेटी, एक लौती बेटी संतान है, उनके यहाँ सेवा देने का काम करते हैं। मैं चलता हूँ अब उस स्थान पर। ये इंटरव्यू क्लब जो कोई संस्था है, इनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है, उससे रूबरू में आपको कराया हूँ। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ वहाँ जहाँ जानकारी मिली है कि जहाँ इंसानों की कदर नहीं, पशुओं को वे ग्रेव दिया करते थे, समाधि दिया करते थे। न जाने कितनी बिल्लियाँ, कितने कुत्ते और कितने गायें थी। हमको जहाँ तक जानकारी ये भी है कि ये महापुरुष एक कुत्ती के बच्ची के लिए जो पुलक रही थी, रो रही थी, जो उनके घर के पास पीछे पिछवाड़ा में था, और उसे अपने हृदय को इतना भाव विभोर कर दिए कि उसके लिए वो गाय पाल लिए और उसको गाय की दूध पिला करके उस कुत्ती को पाले, उसके पूरे परिवार को अपने परिवार के साथ जोड़ करके और देखते थे। कभी भी अपने भूखे रहते थे, लेकिन उनको भूखे रहने नहीं दिए। कुत्ता बिल्ली, जबकि दोनों बैर होता है, लेकिन दोनों एक साथ खाते देखा गया है यहाँ। ऐसा यहाँ मानवता का सार और ऐसा प्रेम का भावना यहाँ व्याप्त था। चलते हैं अब। इनके पास जो सांड था, उनकी समाधि यहाँ, जो उनका नाम भी आप समझिए कितना सुंदर नाम, विनायक और भालचंद्र रखा था उन्होंने। शायद आज जो संस्कृति हमारे भारत की है, इतने सुंदर नाम नहीं और अंग्रेजी नाम से शुरू हो जाते हैं। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अपने देश की जो संस्कृति है उसको बरकरार रखते हुए अपने बच्चों का नाम कम से कम राम, श्याम, सीता इस तरह से नाम रखे, ताकि उनकी कृति स्थान और हमारे जो आचार्य वल्लभ भाई शास्त्री जी है, उनकी कृति हमें याद रहे। मैं चलता हूँ कैमरामैन के साथ। क्योंकि बारिश है इसलिए थोड़ा कैमरा कवरेज करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। फिर भी इन महापुरुष के लिए, ऐसे महापुरुष के कृति के लिए देश नमन करता हो। उनके लिए कीचड़ भी कुछ नहीं है, एक हलवे की तरह कीचड़ समझ में आ रही है हमको। और हम आगे बढ़ते हुए कैमरा मैन को कहेंगे कि हमारे साथ आवे। जी हाँ, देख रहे हैं इस दृश्य को कि कैसे उपेक्षा की शिकार बनी हुई है। ऐसे महापुरुष का दृश्य जो देश विख्यात है, राष्ट्र विख्यात है, विश्व विख्यात है, वहाँ की जो ये स्थिति, इनकी जो धरोहर है, उसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है सरकार की ओर से। जबकि यहाँ जिसको लेकर भारत सरकार भी गौ रक्षा की बात करती है, ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय गौ की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। बावजूद हमारे जो आचार्य वल्लभ शास्त्री जी का जो सोच थी, उस सोच के तहत जो गौओं को जो दफनाया गया, जो समाधि दी गई, हम उस पर बढ़ते हैं। ये उनका ये रंगमंच भी था, जहाँ से ये गीत और नाट्य के जो संचार करते थे। हम वहाँ चलते हैं। यहाँ के जो
पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ मैं हूँ। ये उनका रंगमंच आप देख सकते हैं, कितने ये जो दृश्य देख रहे हैं कितने कष्ट के साथ इन्होंने बनाया होगा, जिसको हमको सजे कर रखने की ज़रूरत थी, जो अपेक्षा के शिकार आज देख रहे हैं। हमारे देखिए 50-60 समाधि, अच्छा, हमारे यहाँ जो बहुत पुराने इनका जो सेवा करते थे, जो सेवादार थे, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने गायें और कितनी बिल्लियाँ और कितने जो पशु पक्षी थे इनके पास रहते थे। हमने ये भी सुनने में आया है कि पशु पक्षी इनके बात सुना करते थे। तो देखिए सामने देख रहे हैं आप, कब्र है, कब्र नहीं इसको समाधि कहा जाए, गौएं की समाधि है, लगभग 16-17 गाय हैं, गाय के और बिल्ली कुत्तिया के भी समाधि है यहाँ। और इतनी बड़ी अहाता है, इसकी देखभाल होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की उपेक्षा और हमारे जो समाजी कार्यकर्ता है, जो अपने को समाजी कार्यकर्ता बताते हैं, उसकी देखभाल शायद इसलिए नहीं करना चाहते कि कुछ राजनीतिक से प्रेरित होकर के ये समाधि जो हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री जी का है वो अपेक्षित है। हम जानना चाहेंगे इनके जो सेवादार थे, क्या नाम है आपका? उदय महतो। क्या नाम है? उदय महतो। बताइए जरा क्या था यहाँ और क्या यहाँ पर तो गौ माता के माँ बूझ के यहाँ पर सेवा होता था। 35-40 को गाय, 30-35 को कुत्ता बिल्ली, जे यहाँ पर जे गाय सांड भैंसा जे मरता था सबके यहाँ आदमी लेखा कफन मिलता था। उसको बाद में इसको कफनिया जाता था। उसको बाद में 15 दिन महीना दिन के बाद सबके मंदिर बनता था। जी जी हाँ, बिल्कुल शास्त्रीय विधि विधान से यहाँ जो हमारे गौ माताएं जो नहीं रहती थी, जो स्वर्गवास हो चुकी होती है, उनका पूरी विधि विधान के साथ इनका जो समाधि बनाया गया। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग हैं जो लगभग हमारे 75-80 वर्ष के होंगे। मेरा नाम महेंद्र भगत है। क्या नाम है आपका? महेंद्र भगत। क्या नाम है? महेंद्र भगत। बताइए जरा शास्त्री बाबू। महेंद्र भगत की है, हमारे सामने में आए और मेरे सामने ही चले गए। उनका जीवन सिर्फ कुत्ता बिलाई और गायों जो गाय बाछा देता था ना, उसको सार बढ़ा देते थे, लेकिन कभी बेचा नहीं इन्होंने। और यहीं पर मरा, यहीं पर ये हुआ और यहीं पर ज़िंदगी इसकी हुआ बड़ी। कुत्ता बिल्लियाँ सब साथ खाते थे लोग। और ये देखिए ये बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष इसको कहा जाता है। इसको शुरू से ही पूजते आए हैं। और यहाँ पर राज कपूर आए थे तो वहीं पर रहे थे। गांधी जी आए थे तो गांधी जी आए थे तो वहीं पर रहे थे। आए ना पृथ्वीराज, हाँ वहाँ आए थे, उसमें रहे थे। 5-7 उसका लाइब्रेरी रहे, लाइब्रेरी है। अब उधर दिखाइए। आइए। कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि जो जहाँ पर पृथ्वीराज जी और गांधी जी हमारे पूज्य बापू आए थे, उस आश्रम की ओर मुखातिब होकर के उसका तो ये है उनका दृश्य। अब मैं चलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। उनकी जो इकलौती संतान है शैल बाला मिश्रा, जो उनकी भी 2 बच्ची हैं, उनसे मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहूँगा। तो कैमरामैन से मैं आग्रह करता हूँ कि उसे मुखातिब हो। और ये धरोहर जो देख रहे हैं बट वृक्ष, शायद मुजफ्फरपुर में, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुजफ्फरपुर के शहर में इससे अच्छा स्थल कहीं नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात हम करते हैं, सरकार स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि स्मार्ट सिटी के अंदर में इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है? ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, सरकार क्या करती है। ये बट वृक्ष 80 बरस, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 80 बरस पुराना बट वृक्ष है। और इसका जो जीर्णोद्धार इन्होंने किया ये भी देखने लायक है। और हम चलते हैं उनकी सुपुत्री जो एक ही संतान है उनके पास चलता हूँ और वहाँ से बात करता हूँ कि फिर वो क्या संदेश देना चाहती है और क्या कुछ कहती है अपने पिता श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, यहाँ ये पुस्तकालय आज चीर कर मुजफ्फरपुर की धरती के उन नौजवानों को, उन सांस्कृतिक कार्यकर्मियों को, उन महापुरुषों को भी कह रही है कि हमें हमारा भी कुछ अधिकार बनता है, हमें भी कुछ, हमारे ऊपर भी कुछ ध्यान दो। पृथ्वीराज कपूर साहब भी रुके थे यहाँ। पृथ्वीराज कपूर साहब यहाँ 7 दिन तक रुके, जैसे कि हमें जानकारी मिली है।
अब मैं चलता हूँ उनकी जो सुपुत्री है, इकलौता सुपुत्री है, वहाँ के लिए मैं बिहार लाइव सिटी के संपादक राकेश केसरी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं बोल्ड होकर अब बातें करता हूं, अपनी रिपोर्टिंग इसी तरह करें। मैं चलता हूं। अब हमारे जो सुप्रभातम जो शास्त्री जी की इकलौती पुत्री शैल वाला के नाम से जानी जाती हैं, उनके पास चलता हूं, क्या कुछ जानकारी देती हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूं दर्शकों को। मैं सबसे पहले आचार्य श्री जो हमारे गुरुदेव थे और पिता तुल्य थे, उनकी पुत्री जो हमारी माँ तुल्य होगी, उनको मैं पहले चरण नमन करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसके उपरांत फिर इनसे जो बातें होगी, हमारे कैमरामैन केसरी जी और दीपक जी से मैं कहूँगा पहले इनसे आशीर्वाद लें, रिपोर्टिंग बाद में होगी। आशीर्वाद लेते हुए बिहार सिटी लाइव के संपादक और हमारे कैमरामैन भी साथ आप केसरी जी हैं। आइए क्या कुछ जानकारी देना चाहती हैं, हम इनसे शेयर करते हैं। वो बैठो ना, हटाओ ना यहाँ से, नहीं चाहिए, नहीं बात। दीदी कहूँ या माँ कहूँ, माँ समान भी है आप और दीदी समान भी इसलिए हैं चूँकि मैं यहाँ आया करता था और हमारे गुरुदेव थे, भ्राता समान थे, पिता तुल्य थे। चूँकि हम बार बार यहाँ आए हैं और देखे हैं और हमको मालूम है कि आप इकलौती पुत्री उनकी है और शैल वाला नाम है आपका। तो शैल का मतलब है पत्थर, और शैल पुत्री पार्वती को भी कहा जाता है, दुर्गा को भी कहा जाता है। तो शायद उसी सोच को लेकर के इन्होंने ये किया है। हम जानकारी इनसे हासिल करना चाहते हैं कि शास्त्री जी के बारे, जीवन काल के बारे में कुछ बताइए। आप पकड़ना नहीं, बोलिए। पिताश्री के बारे में बोलना इतना कठिन है, मैं क्या बोलूँगी। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, लेकिन हाँ वो इतने अलौकिक थे कि मैंने निराला के बाद केवल उन्हीं को देखा जो एकदम दुनिया से अलग, एकदम अलौकिक, किसी से किसी उनकी तुलना नहीं हो सकती है। बस केवल मैंने दो पुरुषों को देखा, दो महान व्यक्तियों को देखा बस। लेकिन बचपन से अब मेरा सौभाग्य रहा, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई 9 साल की उम्र में। तो पिताजी उठा कर ले आए अपने साथ ही रखने लगे, पढ़ाना लिखाना करना सब कुछ अपने साथ। मुझे अभी तक याद है कि कैसे बस मेरी आती थी और जाते थे खुद चढ़ाने, और जब तक बस चली न जाए तब तक खड़े रहते थे। वो सब मुझे याद आता है कि वो आज जब उनके आदर मान देखती हूँ और उनकी यादें सब आती हैं। बहुत इस हद तक मनुष्य के रूप में तो इतने महान थे कि पूछिए मत। कि मेरे से यहाँ ये सब नौकर वोकर सब जितने हैं, दिन रात कुत्ते के पिल्ले को फेंक देते थे कहीं के, को उठा के बाबूजी का काम था खिलाना, उसको नहलाना, साबुन लगाना, धुलाना करना, अपना तौलिया में लपेट के गोद में लिए हुए इसको 2 झापड़ लगाते थे और एकदम सब होता था। बाप रे बाप को कहा नहीं कि बिना देखे आप नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं अगर आपके बीच अभी नहीं है तो भाव विभोर होकर आप अश्रु बहा रही है। मैं समझ सकता हूँ कि पिता की नहीं रहने की और ऐसे पिता के नहीं रहने की दुख दर्द जो विश्वविख्यात है, कैसा महसूस करते हैं उनके नहीं रहने पर आप? वह अभाव कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना कि जैसे निराला की गुजर जाने के बाद पिताजी कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े थे, 3 दिनों तक उठे नहीं थे, मुंह में पानी नहीं डाला था, लगता था कोई कसम लोग देता था, कुछ करता था तो भी नहीं। वो सारी बातें याद आती थी। और उसी तरह से पिताश्री को जब मैंने देखा, ये उनके गुजरने के बाद वही हाल मेरा हुआ। लगता नहीं था कि मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों बची हुई। बहुत आप कहा ना कि इतने महान व्यक्ति और इतने सरल, इतने सीधे, अगर पूछिए मत। कोई अगर जा रहे हैं बाहर कहीं बहुत बड़े फंक्शन में भी जा रहे हैं और देखेंगे कि कोई गरीब भिखार है, खाना अब नहीं मिला है, तुरंत लौट के आएंगे, जो घर में रखा रहेगा सब उसको दे के पहले करके और पूछ के कर तभी जाके गाड़ी पर बैठते थे। कहा नहीं कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उनका मनुष्य
व्यक्तित्व कैसा कि वो महान कवि थे कि महान व्यक्ति थे। अब क्या वो बहुत आज के जीवन में बहुत दुर्लभ है कि ऐसा कहीं मिले। अच्छा दीदी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ उनकी कुछ अगर आपके पास जहन में है और स्मरण में है तो 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि दर्शकों को ये उस पंक्तियों से कुछ सीख मिल सके, उस प्रसंग में आप कुछ हमें बताएं। मैं लाइन सुनाऊं? जी हाँ। नयन में प्राण में तुम हो, गगन में गान में तुम हो। नयन में प्राण में तुम हो, गगन में गान में तुम हो। न इतना भी रहा अंतर कि मैं हूँ या तुम हो। सितारों को बताऊं क्या पता बेजार तारों को। सितारों को बताऊं क्या पता बेजार तारों को। नयाहत उरे अरे मैं हूँ अनाहत सुर तुम्ही तुम हो। नयन में प्राण में तुम हो, गगन में गान में तुम हो। न इतना भी रहा अंतर कि मैं हूँ या तुम हो। जी हाँ, दर्शकों को मैंने इनकी पंक्ति आचार्य श्री हमारे वल्लभ शास्त्री सॉरी हम इतना विभोर हो चुके हैं यह हम बहन को दृश्य देख करके कि मैं कल्पना ही कर पा रहा हूँ। अपना शायद मैं अपना नाम भी भूल गया हूँ लगता है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी की जो पुत्री है, सही मायने में इनकी जो अभी हमने कीर्ति जो हमारी रचना उनकी जो सुनी, वो लगता है कि विश्व को इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही से जीवन का निखार होता है। मैं जानना चाहूँगा कि और अगर कोई गीत हो अगर आपको लगा तो एक गीत और आप जितनी गीत भी हमको सुनाएंगे हम समझेंगे कि हम कृतज्ञ हैं आपका। पहले से ध्यान नहीं। रेत पर जो लिख रहा मैं धार उसको मेट देगी। रेत पर जो लिख रहा मैं धार उसको मेट देगी। फिर किनारे पर खड़ी दुनिया कहो तो क्या कहेगी। सजल बादल घिर न पाया मैं गगन से छन न पाया। सजल बादल घिर न पाया मैं गगन से छन न पाया। अश्रु फुहियों के लिए क्या, अश्रु फुहियों के लिए क्या, भूमि लू लपटे सहेगी। मैं रहूँगा ही नहीं फिर दीन दुनिया क्या कहेगी। मैं रहूँगा ही नहीं फिर दीन दुनिया क्या कहेगी। और भी कोई गज़ल गीत अगर याद हो शास्त्री जी का तो सुनना चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आता। और अभी हम उनको इसलिए भी नमन करेंगे कि पितृपक्ष का
ये बेला है और हमारे पिता तिल है, तो उनको हम जल तो अर्पित नहीं कर सकता, लेकिन आशीर्वाद लेना चाहूँगा। जी बोला जाए। थोड़ा भी अगर मुझे पहले से पता होता न तो दर्जनों कविताएं याद थी, लेकिन ध्यान नहीं। ऐसा हुआ बहन कि आज जब हम कचहरी परिसर में गए थे, चूँकि जिलाधिकारी महोदय के आवास के सामने एक पार्क बनाया जाना है, तो इसके लिए हमने ज्ञापन देने के लिए मैं गया था। वहाँ दीपक पटेल जी से मुलाकात हो गई। हमने कहा कि आचार्य श्री जी हमारे जो हैं, मैं चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय के सामने जो पार्क का निर्माण होना है, इनके नामाकरण से हो, चूँकि नामाकरण के लिए अभी ये बातें अभी लोगों को समझ में नहीं आया किनका नामाकरण किया जाए। तो इस संदर्भ में आया हूँ और मैं इतना शास्त्री जी से मैंने इतना प्रेरित मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, एक बार 4 बजे शाम में जब मैं इनके यहाँ आया और आशीर्वाद लिया, जब उसमें मैं रेलवे में था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो। हम कहे कि भाई हम जा रहे हैं गुरुजी थोड़ा इधर। तो लगते हो कि तुम भूखा हो और धूप में कहाँ घूम रहे हो। तो हमने भूखा तो जरूर है, लेकिन कुछ ले लेंगे। नहीं बैठो। और मक्के की रोटी, और इनकी पत्नी का नाम था छाया। उन्होंने कहा कि छाया कुछ है तो मेरे बेटे को खिलाओ। जब भी मुझे याद आता है तो मैं उसको तहे दिल से आत्मसात करके रखा हुआ हूँ, मैं कभी भूल नहीं सकता। और सनई के साग और वो मक्के की रोटी हमको दिया और मैं बहुत चाव से खाया। और जब थोड़ा धीरे से खा रहा था तो बोले, बेवकूफ़ तुम क्या जानो इसके बारे में। अगर मक्के की रोटी और साग सनई के खाओगे तो तुम्हारा पेट में कभी कोई बीमारी नहीं होगा। और मैं कभी कभी गांव में जाता हूं, मेरा घर भी सदैई स्टेशन वैशाली जिला में पड़ता है, तो मैं जब भी या बाजार में जाता हूं सनई के साग देता हूं, तो इनके आशीर्वाद से मर के सनई के साग जरूर लेता हूं। और कुछ बताना चाहें तो दीदी आप बताइए। पिताश्री सबसे पहले सुबह उठते थे। हाँ, मैंने बतलाया कि मेरी माँ 8 साल की मैं थी जब गुजर गई थी। 9वें साल में मुझे पिताजी ले आए। उस समय से सारा प्रतिपालन उन्हीं के हाथों हुआ। नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, 4th क्लास में जाकर नाम लिखाना, सारा कुछ वो करते थे। घर में मुझे टास्क बनवाते थे, करते। मैंने सारा दोहरा एकदम, कहाँ महाकवि और कहाँ ही छोटे बच्चे के साथ करना। बहुत ऐसा निभाया कि कभी लगता नहीं था। और जब शादी के बाद मैं विदा हुई तो कोई सोच नहीं सकता, माँ तो मेरी थी नहीं, मैं सोच नहीं सकती कि कोई पिता इस तरह से लूट कर रोए। एकदम उनकी हाथी धोती एकदम भीग गई थी आंसुओं से एकदम। आप नहीं समझ सकते हैं। आप अगर उनसे मिले होते, उनसे बातें की होती, आपने कभी उनसे सुना होता, वो कैसा उनका स्वर था, कंठ स्वर था कि कोई दुनिया में भूल नहीं सकता एक बार सुनने के बाद एकदम। नहीं दीदी, मैंने अभी रेत के बारे में आपको याद दिलाया। मैंने उनसे पंक्ति सुनी हुई है ये, इसलिए मैं रेत के बारे में, रेत जो है तो उतनी याद तो नहीं थी, चूँकि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए। और आप बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पिता की जो वाणी है, जो श्लोक है, इसको स्मरण करके रखी है। ये बहुत बड़ी। जी हाँ बता। हाँ, रेत पर जो लिख रहा मैं, धार उसको मेट देगी। फिर किनारे पर खड़ी दुनिया कहो तो क्या कहेगी। सजल बादल गिर न पाया, मैं गगन से छन न पाया। सजल बादल गिर न पाया, मैं गगन से छन न पाया। अश्रु फुहियों के लिए क्या, अश्रु फुहियों के लिए क्या, भूमि लूल लपटे सहेगी। मैं रहूँगा ही नहीं फिर, दीन दुनिया क्या कहेगी। मैं रहूँगा ही नहीं। जी हाँ, आप भाव विभोर इनकी पुत्री को देख रहे हैं। यह मृत्यु लोक है, और जो भी मृत्यु का मतलब ये होता है माता के उदर से जो भी पृथ्वी वापरित हो गए उनको जाना है। वो चले गए, हमारे बीच नहीं है। इसका मलाल तो हमें ज़रूर है, लेकिन हम अश्रु भरे
विदाई उनको तो नहीं दे सकते, लेकिन याद जरूर आती है। जय हिंद, जय भारत के ऐसे सपूत पूरे विश्व में इनका नाम प्रख्यात है। हम चाहेंगे सरकार से, या विनती करते हैं कि इस धरोहर को सजे है। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के जो है, जैसा कि 2 दिन पहले हमें समाचार पत्र प्रभात खबर के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि नामाकरण किया जाना है उस पार्क का, जो जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के सामने शिक्षा विभाग की ज़मीन है। मैं जिलाधिकारी महोदय से, मैं मुख्यमंत्री महोदय से, जो भी तमाम संस्कृति से जो अपना लगाव रखते हैं, जो शास्त्री जी के स्वभाव से परिचित है, जो उनको आत्मसात किए, मैं उनसे नमन करके कहता हूं कि इनके नाम पर उस पार्क का नामकरण शास्त्री जानकी वल्लभ पार्क रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मुजफ्फरपुर। निराला निकेतन निराला है, इनकी कृति भी निराली है। जय हिंद, जय भारत। अशोक कुमार देशवत, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम भारत। लेकिन शुक्रगुजार हूँ हमारे जो कैमरामैन हमारे भ्राता दीपक पटेल जी हैं और राकेश केसरी जी, इन्होंने हमें भार इसलिए दिया क्योंकि यह जो दृश्य है इसकी कल्पना किया जाना आसान नहीं था, क्योंकि हम बगल के रहने वाले हैं और हम कुछ इनके बारे में जानते थे, इसलिए इन्होंने आग्रह किया, हमने रिपोर्टिंग किया। दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं, आपने जो इस लाइव के माध्यम से जो देखा है, जो सुना है, आत्मसात करिए। यही मानवता का जीवन का सार रूप है। जय हिंद।